जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल स्टडी टेक। जी हाँ, मेरे सामने 2025 और 2026 की जो वैश्विक पर्यावरण रिपोर्ट्स, नीतियाँ और माइलस्टोन्स है, उनका एक पूरा एक्सरे मौजूद है। लेकिन तस्वीर बिल्कुल धुंधली और उलझी हुई है। और यही आज हमारी चर्चा का असली मुद्दा है। सही कहा। आज के इस गहन विश्लेषण का मिशन यही है कि इन तमाम सम्मेलनों और कागजी वादों के पीछे के असली अर्थ को हम समझें, ये देखें कि जमीनी स्तर पर दुनिया असल में कैसे बदल रही है। मेडिकल साइंस में चीजें बाइनरी होती हैं, या तो हड्डी टूटी है या नहीं टूटी है। लेकिन पर्यावरण के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये तो है। 2025 और 2026 बहुत ही निर्णायक वर्ष साबित होने वाले हैं, क्योंकि अब हम सिर्फ जलवायु परिवर्तन की चेतावनियों के दौर से गुजरकर ठोस नीतियों के दौर में आ गए हैं। तो ये धुंधलापन क्यों है फिर? धुंधलापन इसलिए है क्योंकि हर देश के सामने अपनी अलग आर्थिक और भौगोलिक चुनौतियां हैं। नीतियां बनती तो है, लेकिन उनका लागू होना एक अलग ही कहानी है। तो चलिए इस चर्चा की शुरुआत उस वैश्विक मंच से करते हैं जहां दुनिया के नेता बैठकर ये भविष्य तय करते हैं। 2025 में 30वां यूएन जलवायु शिखर सम्मेलन यानी COP30 ब्राजील के बेलेम में होने वाला है। जी, ये एक बहुत बड़ा इवेंट है। इसको याद रखना बड़ा मजेदार है। ऐसा लगता है जैसे COP30 तक हमें बैल की तरह मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर ब्राजील जाने का मौका मिलेगा। बैल से बेलेम और ब्राजील। लेकिन बेलेम जैसी जगह को चुनना, क्या ये कोई खास संदेश देता है? कूटनीतिक रूप से ये एक बहुत बड़ा कदम है। देखिए, बेलेम जो है ना, वो अमेज़न वर्षा वन के मुहाने पर स्थित है। अच्छा। हाँ, तो जब दुनिया के नेता वहां जुटेंगे तो वो सिर्फ वातानुकूलित कमरों में बैठकर आंकड़े नहीं देखेंगे। जलवायु परिवर्तन की जो जमीनी हकीकत है और जंगलों की कटाई का जो सीधा असर है, वो उनके बिल्कुल सामने होगा। मतलब उन्हें रियलिटी चेक मिलेगा। बिल्कुल। ये सम्मेलन को एक तात्कालिकता देता है, एक अर्जेंसी देता है। तात्कालिकता तो हम साफ दिख रही है, तभी तो अमेरिका के लॉस एंजल्स में एक और बड़ा जलवायु परिवर्तन वैश्विक शिखर सम्मेलन हो रहा है। हाँ, वो भी इसी साल का एक अहम हिस्सा है। इसे याद रखने की ट्रिक ये है कि शायद जलवायु इतनी तेजी से बदल रही है कि अब सीधा एंजल्स को ही अमेरिका बुलाना पड़ रहा है, इसलिए लॉस एंजल्स। ये ट्रिक बढ़िया है ना? इसके अलावा ऊर्जा के मोर्चे पर नीदरलैंड के रॉटरडैम में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 आयोजित हो रहा है। हाँ, हाइड्रोजन तो भविष्य है। बिल्कुल। और रॉटरडैम सुनकर तो दिमाग में आता है कि बम फटा तो सब कुछ रॉट यानी सड़ जाएगा। मजाक से हटकर अगर देखें तो इस सम्मेलन में भी भारत ने अपना मिशन प्रस्तुत किया है। देखिए, हाइड्रोजन, खासतौर पे जो ग्रीन हाइड्रोजन है, वो भविष्य की ऊर्जा का आधार है। वो कैसे? क्योंकि जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल से अलग हाइड्रोजन के जलने पर सिर्फ पानी भाप बनकर निकलता है, कोई कार्बन नहीं निकलता। अरे वाह! और भारत का वहां अपना मिशन प्रस्तुत करना इस बात का संकेत है कि देश अब खुद को सिर्फ एक विकासशील अर्थव्यवस्था नहीं मानता, बल्कि स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित करना चाहता है। ग्लोबल लीडरशिप की बात करें तो भारत में भी एक बड़ा आयोजन हो रहा है, प्रकृति 2026 शिखर सम्मेलन और IBCA यानी इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जो नई दिल्ली में होगा। जी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब तो दुनिया की सभी बड़ी बिल्लियों का भविष्य दिल्ली वालों के भरोसे है, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन लीडरशिप के इन दावों के बीच एक आंकड़ा बहुत सोचने पर मजबूर करता है। आप CCPI इंडेक्स की बात करें? हाँ, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत 10वें स्थान पर है। मतलब याद रखने के लिए कहें तो भारत ने 10 में से 10 अंक प्राप्त किए। लेकिन अब सबसे बड़ी विडंबना पता है क्या है? क्या? इस इंडेक्स में टॉप 3 स्थान पूरी तरह से खाली हैं। जी, ये एक बहुत ही रोचक स्थिति है। मैं तो यही सोच रही थी कि अगर एक स्कूल के रिजल्ट में कोई फर्स्ट, सेकंड या थर्ड ना आए और कोई बच्चा 10वें नंबर पर हो, तो क्या इसे सच में जीत माना जाएगा? या फिर ये इंडेक्स चीख चीख कर कह रहा है कि वैश्विक स्तर पर कोई भी देश पर्याप्त कोशिश नहीं कर रहा है? आपका सवाल बहुत जायज है। टॉप 3 स्थानों का खाली होना एक बहुत ही कड़ा कूटनीतिक संदेश है। मतलब कोई भी पास नहीं हुआ एक तरह से। हाँ, ये स्पष्ट करता है कि पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जो वैज्ञानिक मानक तय किए गए थे, दुनिया का एक भी देश उस स्तर का प्रदर्शन नहीं कर रहा है। ये तो बहुत निराशाजनक है। लेकिन अगर हम भारत के 10वें स्थान का विश्लेषण करें तो उसे कम नहीं आंका जा सकता। वो क्यों? क्योंकि देखिए,
एक तरफ 1.4 अरब की आबादी की ऊर्जा जरूरतें हैं और दूसरी तरफ विश्व ऊर्जा रिपोर्ट 2024 बताती है कि भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा जैव ईंधन या बायोफ्यूल उपयोगकर्ता बन गया है। अच्छा, चौथा सबसे बड़ा। जी, भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा में बहुत तेजी से बुनियादी ढांचा खड़ा किया है। तो निरपेक्ष रूप से भले ही दुनिया बहुत पीछे है, लेकिन सापेक्ष रूप से अपनी चुनौतियों को देखते हुए भारत का प्रदर्शन उल्लेखनीय है। शायद इसी संतुलन को समझने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को चारागाह और पशुपालकों का वर्ष घोषित किया है, ताकि जो बुनियादी जमीनी हकीकत है उसे वापस नीतियों के केंद्र में लाया जा सके। बिल्कुल, जमीनी हकीकत से जुड़े रहना बहुत जरूरी है। 1 अप्रैल 2026 से ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2026 लागू हो रहे हैं। जी, और ये बहुत बड़ा बदलाव लाने वाले हैं। इसके तहत घरों में कचरा अलग करना अनिवार्य हो जाएगा। ये सुन के मुझे एक पुरानी बात याद आती है। कचरा अलग न करना बिल्कुल ऐसा है जैसे रसोई में चीनी और नमक को एक ही डिब्बे में मिला देना। बहुत ही सटीक उदाहरण है ये। है ना? एक बार वो मिल गए तो न चाय बन सकती है न सब्जी, सब बर्बाद हो जाता है। बिल्कुल। जब हम गीले जैविक कचरे को प्लास्टिक या सूखे कचरे के साथ लैंडफिल में फेंक देते हैं, तो वो जैविक कचरा बिना ऑक्सीजन के सड़ता है और उससे नुकसान होता है बहुत ज्यादा। इस एनारोबिक डिकम्पोजिशन से मीथेन गैस बनती है और मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में कई गुना अधिक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है। तो मतलब अगर हम कचरा अलग कर लें तो बहुत फर्क पड़ेगा। अगर हम स्रोत पर ही चीनी और नमक यानी गीले और सूखे कचरे को अलग कर लें, तो गीले कचरे से खाद बन सकती है और मीथेन का उत्सर्जन रोका जा सकता है। मीथेन उत्सर्जन से जुड़ा एक बहुत ही दिलचस्प और चिंताजनक आंकड़ा सामने आया है। भारत की टॉप 25 मीथेन उत्सर्जित करने वाली कचरा साइटों में सिकंदराबाद और मुंबई शामिल है। हाँ, ये हाल ही की रिपोर्ट में सामने आया है। विडंबना देखिए, ऐसा लगता है जैसे सिकंदराबाद और मुंबई ने मीथेन उगाने में कोई प्रतियोगिता जीत ली हो और वो सिकंदर बन गए हों। जी, सुनने में अजीब लगता है, लेकिन ये सच है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये दोनों ही बड़े आर्थिक हब है। क्या ऐसा है कि भारी आर्थिक विकास और शहर की साफ सफाई कभी एक साथ चल ही नहीं सकते? देखिए, ये शहरीकरण की सबसे बड़ी और अदृश्य कीमत है। अदृश्य कीमत? हाँ, जब लाखों लोग रोजगार के लिए छोटी जगहों पर केंद्रित होते हैं, तो कचरे का घनत्व बढ़ जाता है। आर्थिक हब होने का मतलब है ज्यादा खपत, और ज्यादा खपत का सीधा परिणाम है ज्यादा कचरा। तो इसका कोई समाधान नहीं है क्या? समाधान बिल्कुल है। विकास और सफाई साथ चल सकते हैं, लेकिन इसके लिए शहर के कचरा प्रबंधन ढांचे में उस स्तर के निवेश की जरूरत होती है जो अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। लेकिन एक शहर है जिसने इस चुनौती को पार कर लिया है, इंदौर। हाँ, इंदौर का उदाहरण तो पूरी दुनिया के लिए केस स्टडी है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में इंदौर लगातार 8वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है। ऐसा लगता है इंदौर वाले हर सुबह सफाई के लिए 8 बार दौड़ लगाते हैं। और सिर्फ सफाई ही नहीं, हवा भी साफ है वहाँ की। बिल्कुल, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में भी इंदौर शीर्ष पर है। इसी जन भागीदारी को पूरे देश में फैलाने के लिए 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा अभियान 2025 चलाया गया। और इसका विषय था स्वच्छोत्सव, है ना? हाँ, स्वच्छोत्सव। देखिए, स्वच्छोत्सव जैसे अभियान कचरा प्रबंधन को सिर्फ एक सरकारी जिम्मेदारी से हटाकर एक सामाजिक आदत में बदलने का प्रयास है। आदत बदलना तो बहुत मुश्किल काम है। लेकिन इंदौर की सफलता कोई जादू नहीं है। ये प्रशासन की सख्ती और नागरिकों की आदत बदलने का ही परिणाम है। आदतें बदलने के लिए कुछ कड़े नियम भी लागू हुए हैं। जैसे केरला हाईकोर्ट ने पहाड़ी पर्यटन स्थलों पर सिंगल यूज प्लास्टिक पर कड़ा निर्देश दिया है। ये बहुत जरूरी कदम था। पहाड़ों पर प्लास्टिक का कचरा बहुत बड़ी समस्या है। अब इसे याद रखने की ट्रिक ये है कि पहाड़ों पर प्लास्टिक नहीं बल्कि करेला खाना पड़ेगा। करेला से केरला। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में 15 साल पुराने पेट्रोल और डीजल वाहनों में ईंधन भरवाने पर बैन लग गया है। जी, दिल्ली में प्रदूषण को देखते हुए ये सख्ती जरूरी थी। और एक बहुत ही सकारात्मक खबर भी है। दीव भारत का पहला ऐसा जिला बन गया है जो अपनी 100% बिजली सौर ऊर्जा से पूरी कर रहा है। ये जो सारे उदाहरण आपने दिए ना, ये ऊर्जा और जीवन शैली के संक्रमण का एक स्पष्ट दौर दिखाते हैं। मतलब हम बदल रहे हैं। बिल्कुल। पुरानी प्रदूषणकारी आदतों पर कानूनी शिकंजा कसा जा रहा है
और दीप जैसे उदाहरण ये साबित कर रहे हैं कि 100% नवीकरणीय ऊर्जा कोई आम किताबी कल्पना नहीं है, बल्कि एक ज़मीनी हकीकत बन चुकी है। इस संक्रमण काल में दुनिया भर में कुछ ऐसी अनोखी और लीक से हटकर पहले हो रही हैं जिन पर बात करना बेहद जरूरी है। पेरू की बात करते हैं। पेरू का फैसला तो सच में चौंकाने वाला था। हाँ, पेरू दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने किसी कीट, एक मधुमक्खी को कानूनी अधिकार दिए हैं। ये सुनकर ऐसा लगता है जैसे मधुमक्खी उड़कर सीधे आदमी के पैरों पर बैठ गई हो और अपने हक मांग रही हो। ट्रिक याद रखें, पैरों मतलब पेरू। बहुत बढ़िया ट्रिक है। लेकिन एक मधुमक्खी को कानूनी अधिकार देना सुनने में थोड़ा पीआर स्टंट जैसा नहीं लगता? क्या कोई मधुमक्खी अपना वकील रख सकती है? क्या हम अब प्रकृति को एक नागरिक की तरह देख रहे हैं? आपका सवाल बहुत तार्किक है, लेकिन इसे पीआर स्टंट कहना गलत होगा। ये पर्यावरण कानून के इतिहास में एक वैचारिक भूकंप है। वैचारिक भूकंप? वो कैसे? क्योंकि सदियों से हमारे कानून मानव केंद्रित यानी ह्यूमन सेंट्रिक रहे हैं। मतलब प्रकृति का मूल्य इस बात से तय होता था कि वो इंसानों के कितने काम आती है। हाँ, ये तो है। लेकिन ये कानून इकोसेंट्रिक है। अब आपका सवाल कि मधुमक्खी वकील कैसे रखेगी, तो इसके लिए कानून में लीगल गार्जियन का प्रावधान होता है। मतलब कोई इंसान उसकी तरफ से लड़ेगा? बिल्कुल, कोई संरक्षणवादी उस प्रजाति की तरफ से कोर्ट में खड़ा हो सकता है। अब अगर कोई विकास परियोजना किसी जंगल को काटती है, तो उसे सिर्फ वहां रहने वाले इंसानों को ही नहीं, बल्कि उस इकोसिस्टम के छोटे से छोटे जीव को होने वाले नुकसान का भी कानूनी जवाब देना होगा। ये नजरिया वाकई भविष्य को बदलने वाला है। इसी तरह हम सिंगापुर ने हवाई यात्रियों पर एक नया ग्रीन फ्यूल लेवी लागू किया है। जी, एविएशन सेक्टर में ये बहुत चर्चा में है। इसे याद रखें कि जैसे ही कोई हवा में उड़ता है, टैक्स देने के नाम पर उसके सींग निकल आते हैं। जी। मतलब सिंगापुर। लेकिन एक आम नागरिक की नजर से देखें तो ये एक गिल्ट टैक्स जैसा लगता है। गिल्ट टैक्स, आप ऐसा क्यों सोचती हैं? मतलब हवाई यात्रा करो, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाओ और फिर थोड़ा सा टैक्स देकर अपना अपराध बोध कम कर लो। देखिए, इसे सिर्फ गिल्ट टैक्स कहना, इसे बहुत हल्के में लेना होगा। तो इसके पीछे का अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र में एक अवधारणा होती है जिसे नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी कहते हैं। इसका मतलब है कि एयरलाइंस मुनाफा कमा रही हैं और यात्री सुविधा का आनंद ले रहे हैं, लेकिन उड़ान से जो भारी प्रदूषण हो रहा है उसकी कीमत वो आम इंसान अपने स्वास्थ्य से चुका रहा है, जिसने शायद कभी हवाई जहाज देखा भी ना हो। ओह, ये तो बहुत गहरा पॉइंट है ना? तो ये लेवी उस अन्याय को ठीक करने की कोशिश है। इस टैक्स से जो पैसा इकट्ठा होगा वो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल यानी एसएएफ बनाने में खर्च होगा। ये एसएएफ क्या होता है? ये पारंपरिक विमानन ईंधन का एक स्वच्छ विकल्प है। तो ये लेवी समस्या पैदा करने वालों से ही समाधान की कीमत वसूलने का एक बहुत पारदर्शी तरीका है। समझ गई। भारत में भी ऐसे कई इनोवेशन जमीन पर उतर रहे हैं। यूपी के नोएडा में भारत का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क बन रहा है। अब नोएडा के वेस्ट में शेर और जंगली जानवर घूमेंगे। ये अर्बन प्लानिंग का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। वहीं आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में विश्व की सबसे बड़ी ग्रीन अमोनिया परियोजना शुरू हुई है। याद रखने के लिए सोचिए कि अंधे की काकी ने ग्रीन अमोनिया बनाया। अंधे से आंध्र और काकी से काकीनाडा। ट्रिक्स आपकी बड़ी कमाल की होती हैं। शुक्रिया। लेकिन रसायन विज्ञान के नजरिए से देखें तो ये अमोनिया ग्रीन कैसे हो गया? ये एक बहुत ही शानदार तकनीकी छलांग है। देखिए, पारंपरिक रूप से अमोनिया बनाने के लिए प्राकृतिक गैस या कोयले का भारी इस्तेमाल होता है, जिससे प्रदूषण होता है। बहुत ज्यादा। वातावरण में बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। लेकिन ग्रीन अमोनिया की प्रक्रिया बिल्कुल अलग है। इसमें क्या होता है? इसमें सौर या पवन ऊर्जा का उपयोग करके पानी को तोड़ा जाता है और उससे हाइड्रोजन निकाली जाती है। फिर इस हाइड्रोजन को सीधे हवा से ली गई नाइट्रोजन के साथ मिलाया जाता है। तो इसमें फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल नहीं होता? बिल्कुल नहीं। इस पूरी प्रक्रिया में जीवाश्म ईंधन का एक बूंद भी इस्तेमाल नहीं होता और न ही कोई कार्बन उत्सर्जन होता है। ये भविष्य के उर्वरकों और ईंधन के लिए गेम चेंजर है। विज्ञान और इकोसिस्टम को बचाने का एक और बड़ा उदाहरण गिद्ध संरक्षण में दिखता है। हाँ, भारत में गिद्धों की स्थिति तो एक समय बहुत खराब हो गई थी। हाल ही में निमेसुलाइड दवा पर प्रतिबंध लगा है। इस दवा के कारण सचमुच गिद्धों की हमेशा के लिए नींद उड़ गई थी। नींद से निमेसुलाइड याद रख सकते हैं। लेकिन एक दर्द निवारक दवा
इतने बड़े पक्षी के लिए जानलेवा कैसे बन गई? देखिए, ये सिर्फ एक प्रतिबंध नहीं है, ये एक इकोलॉजिकल इमरजेंसी का समाधान है। जब बीमार मवेशियों को निमिसुलाइड या डाइक्लोफेनेक जैसी दर्द निवारक दवाएं दी जाती हैं और वो मवेशी मर जाते हैं, तो वो दवा उनके शरीर में रहती है। बिल्कुल उनके शरीर के ऊतकों में ये रसायन बना रहता है। जब गिद्ध उस मृत मवेशी को खाते हैं तो ये रसायन सीधे गिद्धों के गुर्दे यानी किडनी पर असर करता है। हे भगवान। इससे यूरिक एसिड बढ़ता है और कुछ ही दिनों में गिद्ध की मौत हो जाती है। ये एक चेन रिएक्शन है जिसने भारत में गिद्धों की आबादी को लगभग खत्म कर दिया था। इस एक बैन से पूरे फूड चेन को बचाया जा रहा है। और विज्ञान के इसी महत्व को मैम क्रेफोर्ड पुरस्कार 2026 भी रेखांकित करता है, जिसे भूविज्ञान का नोबेल माना जाता है। ये वीरभद्रन रामानाथन को मिला है। रामानाथन जी का काम तो जलवायु विज्ञान में बहुत आधारभूत है। हाँ, उन्होंने दशकों पहले ये साबित किया था कि कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा भी कई अन्य गैसें हैं जो पृथ्वी को गर्म कर रही हैं। सही कहा। तो इन सभी नए कानूनों, वैज्ञानिक खोजों और प्रतिबंधों का अंतिम लक्ष्य उन जगहों और इकोसिस्टम को बचाना है जो जीवन के लिए जरूरी हैं। अब आते हैं संरक्षण और उन महत्वपूर्ण सम्मानों पर जो 2025-26 में दिए गए हैं। ये बहुत जरूरी हिस्सा है इस चर्चा का। रामसर टैग किसी भी झील या आर्द्र भूमि के लिए एक वीआईपी बैच की तरह है। अमाव भारत को अपना 99वां रामसर स्थल मिला है, शेखा झील पक्षी अभयारण्य, उत्तर प्रदेश में। यूपी में ये एक बड़ी उपलब्धि है। इसे याद रखने के लिए ऐसा लगा जैसे यूपी के शेख जी 99 के फेर में आउट हो गए हों। बहुत बढ़िया। देखिए, 99 रामसर साइट्स होना कोई छोटी बात नहीं है। वीआईपी बैज मिलने से होता क्या है असल में? ये वीआईपी बैज मिलने का मतलब है कि उस आर्द्रभूमि का महत्व अब सिर्फ स्थानीय नहीं रहा बल्कि अंतर्राष्ट्रीय हो गया है। मतलब फंडिंग वगैरह मिलती है? हाँ, इसके बाद उसके संरक्षण के लिए कड़े नियम लागू होते हैं, फंडिंग के रास्ते खुलते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निगरानी होती है। और ये सूची तो तेजी से बढ़ रही है। बिहार में गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को ये दर्जा मिला है। जी। श्रोताओं ध्यान रहे, ये उदयपुर राजस्थान वाला नहीं, बिहार वाला है। ट्रिक है कि गोकुल और उदय दोनों बिहार घूमने चले गए। ये कंफ्यूजन अक्सर होता है। अच्छा हुआ आपने स्पष्ट कर दिया। और झारखंड को भी अपना पहला रामसर स्थल मिला है, उधवा झील पक्षी अभयारण्य। झारखंड में पहली बार रामसर का नाम उड़ गया। उधवा से उड़ गया, सही है। गुजरात में छारी ढाण को भी ये दर्जा मिला है और रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी की मान्यता इंदौर और उदयपुर को दी गई है। इंदौर तो हर जगह आ गया है। बिल्कुल। और सिर्फ झीलों में ही नहीं, राष्ट्रीय उद्यानों के प्रबंधन में भी बहुत काम हो रहा है, जहां केरल शीर्ष पर है। जी, केरल का मॉडल बहुत सस्टेनेबल है। राष्ट्रीय उद्यानों में अब सिर्फ बाड़ लगाने का काम नहीं हो रहा है। तो और क्या हो रहा है? बल्कि जंगली जानवरों और इंसानों के बीच के टकराव को रोकने के लिए बुनियादी ढांचे में बदलाव हो रहा है। बिल्कुल। जैसे मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में भारत की पहली चीता सफारी शुरू हुई है। याद रखें, चीता कौन लाया? एमपी वाले लाए। कौन से? कुनो। कुनो में चीतों का आना एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में ही भारत का 58वां टाइगर रिजर्व माधव राष्ट्रीय उद्यान बना है। मतलब 58 टाइगर तो माधव ही संभाल सकते हैं। सही है। लेकिन जिस बुनियादी ढांचे की आपने बात की, उसका सबसे बड़ा उदाहरण एमपी में NH45 पर बनी भारत की पहली वन्यजीव सुरक्षित सड़क है। ये तो बहुत ही अहम कदम है वन्यजीव संरक्षण में। इसी तर्ज पर असम के काजीरंगा में एलिवेटेड कॉरिडोर बन रहा है और राजस्थान के कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। देखिए, ये जो एलिवेटेड कॉरिडोर है ना, ये बहुत जरूरी है। क्यों? नॉर्मल सड़क से क्या दिक्कत है? क्योंकि विकास के नाम पर जब कोई हाईवे जंगल के बीच से गुजरता है तो वो जानवरों के प्राकृतिक रास्ते को काट देता है, जिससे दुर्घटनाएं होती हैं। हाँ, आए दिन खबर आती है कि जानवर गाड़ी से टकरा गए। बिल्कुल। जानवरों को अपनी जगहें याद होती हैं। एलिवेटेड कॉरिडोर यानी ऊंचे पुल बनाने से गाड़ियां ऊपर से गुजर जाती हैं और जानवर नीचे से अपने प्राकृतिक रास्तों पर बिना किसी डर के चल सकते हैं। ये तकनीकी रूप से तो शानदार है, लेकिन यहाँ एक बड़ा संशय पैदा होता है मेरे मन में। क्या? हमारे पास अब 99 रामसर साइट्स हैं, 58 टाइगर रिजर्व है, इको सेंसिटिव जोन बन रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर रोज खबरें आती हैं कि विकास परियोजनाओं के लिए हजारों पेड़ काटे जा रहे हैं। ये द्वंद्व तो है। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि हम एक तरफ पर्यावरण को नष्ट कर रहे हैं और दूसरी तरफ इन कागजी खिताबों और बैज को इकट्ठा करके खुद को सांत्वना दे रहे हैं? आपकी ये चिंता बहुत ही जायज है। कई बार ये नीतियां ग्रीन वॉशिंग यानी महज दिखावा लग सकती हैं। हाँ, बिल्कुल वैसा ही लगता है।
लेकिन हमें इन खिताबों को एक अलग नजरिए से देखना होगा। जब किसी जगह को सुरक्षित घोषित किया जाता है तो वो एक बेंचमार्क तय कर देता है। मतलब एक लक्ष्मण रेखा खिंच जाती है। बिल्कुल। इसके बाद वहां एक भी पेड़ काटना कानूनी रूप से बहुत मुश्किल हो जाता है। और यही कारण है कि जमीनी स्तर पर काम करने वाले लोगों को दिए जाने वाले पुरस्कार इतने अहम हो जाते हैं। वो कैसे? क्योंकि वो उन लोगों को ताकत देते हैं जो इन नीतियों को कागज से निकालकर जमीन पर लागू करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये बात उन लोगों पर बिल्कुल सटीक बैठती है जिन्हें 2025-26 के प्रमुख पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। जी, इस साल कई बेहतरीन लोगों को सम्मान मिला है। 31वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार सहज समृद्ध संगठन को मिला। वहीं विटली अवार्ड 2026 प्रवीण शेख को दिया गया है, जिन्होंने इंडियन स्किमर पक्षी के संरक्षण के लिए जबरदस्त काम किया। प्रवीण शेख का काम वाकई काबिल तारीफ है। इसे ऐसे याद रखें कि प्रवीण ने हवा में स्किम करके ये व्हाइट यानी विटली अवार्ड पकड़ लिया। इंडियन स्किमर जैसे दुर्लभ पक्षियों को बचाना अब इस बात का सबूत है कि जब कोई एक व्यक्ति ठान ले तो वो पूरे इकोसिस्टम को नया जीवन दे सकता है। इसी तरह ग्रीन नोबल कहा जाने वाला गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2026 दुनिया भर की 6 महिलाओं को दिया गया है। महिलाओं की भागीदारी पर्यावरण संरक्षण में हमेशा से अहम रही है। बिल्कुल। और संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा पर्यावरण सम्मान चैंपियन ऑफ द अर्थ 2025 भारत की सुप्रिया साहू को मिला है। और यंग चैंपियन की श्रेणी में जिनाली मोदी को चुना गया। ट्रिक है कि पृथ्वी के चैंपियन सुप्रिया वाकई सुपर है। बहुत अच्छे। जल संरक्षण के क्षेत्र में स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026 कावे मदानी को मिला है। ऐसा लगा जैसे स्टॉकहोम में पानी के ऊपर कविता लिख दी गई हो। कविता से कावे, पानी पर कविता, ये सुनने में भी अच्छा लग रहा है। और भारत का प्रतिष्ठित अनिरुद्ध भार्गव पर्यावरण पुरस्कार 2025 बाबूलाल जाजू को दिया गया है। ये सभी सम्मान इस बात का प्रतीक हैं कि नीतियां भले ही बंद कमरों में बनती हों, लेकिन बदलाव हमेशा जमीन से, स्थानीय समुदायों और समर्पित व्यक्तियों के प्रयासों से ही आता है। इन तमाम प्रयासों और चुनौतियों को याद रखने के लिए हम साल भर कई अहम दिन मनाते हैं, जिनकी 2025-26 की थीम्स एक साफ दिशा दिखाती हैं। थीम से हमें उस साल का फोकस पता चलता है। 2 फरवरी विश्व आर्द्र भूमि दिवस की थीम है आर्द्र भूमि और पारंपरिक ज्ञान। इसे ऐसे याद रखें कि 2 फरवरी को सारा आधुनिक ज्ञान पानी में गीला हो गया। ये थीम मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत पसंद है। आगे है 22 मार्च विश्व जल दिवस। इसकी थीम जल और लिंग है, जो बताती है कि पानी का संकट हर जेंडर को अलग तरह से प्रभावित करता है। बिल्कुल, महिलाओं पर पानी लाने का बोझ सबसे ज्यादा होता है। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस की थीम ऑब्जर्विंग टुडे प्रोटेक्टिंग टुमारो है। 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस पर थीम है हमारी शक्ति हमारा ग्रह। पृथ्वी कह रही है कि असली शक्ति का प्रदर्शन 22 अप्रैल को होगा। और 5 जून का भी जिक्र कर दीजिए। हाँ, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस का एक ही अटल लक्ष्य है इस बार, प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करना। इन सभी में 2 फरवरी की थीम सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है, पारंपरिक ज्ञान। आप ऐसा क्यों मानते हैं? क्योंकि हम तकनीकी समाधानों की कितनी भी बात कर लें, लेकिन जब तक हम उस सदियों पुराने ज्ञान को अपनी आधुनिक नीतियों में शामिल नहीं करेंगे, जो प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर चलता था, तब तक स्थायी समाधान नहीं मिल सकता। आज बिना देरी किए बढ़ते हैं अपनी स्लाइड नंबर 2 की तरफ। ये है बाघ एवं शेर गणना 2025 यानी टॉपिक 8। इसका जो वन लाइनर कॉन्सेप्ट है वो कुछ ऐसा है कि शेरों और बाघों के नए आंकड़े आए हैं। जहां गुजरात के शेर बढ़ रहे हैं, वहीं बेंगलुरु अब IT के साथ तेंदुओं का भी नया बॉस बन गया है। देखिए, ये जो 16वीं शेर गणना 2025 के आंकड़े आए हैं ना, ये बहुत कुछ कहते हैं। गुजरात में एशियाटिक शेरों की संख्या बढ़कर अब 891 हो गई है। अच्छा, 891? हाँ, लेकिन इसमें सबसे बड़ा कैच क्या पता है? इन 891 में से 507 शेर गैर वन्य क्षेत्रों में मिले हैं। वेट, क्या? गैर वन्य मतलब जंगल के बाहर? हाँ, आधी से ज्यादा आबादी बाहर घूम रही है। एग्जैक्टली। इसे इकोलॉजी में कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं। कोर फॉरेस्ट एरिया भर चुका है, तो नए शेर अब रेवेन्यू लैंड्स और गांव की तरफ निकल रहे हैं। ये ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के बढ़ते दायरे की तरफ इशारा करता है। और इसलिए
ये 507 वाला डेटा एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। I mean, ये तो सिविल सर्वेंट्स के लिए आगे चलकर बड़ी टेंशन वाली बात होगी। बिल्कुल। और वहीं दूसरी तरफ एनटीसीए रिपोर्ट के मुताबिक इस बार 166 बाघों की मौत भी हुई है, जो काफी चिंता का विषय है। हालांकि कुछ अच्छी खबरें भी हैं, जैसे महाराष्ट्र के सहाद्री बाघ अभयारण्य में 8 नए बाघ लाए गए हैं और बोत्सवाना से 8 नए चीते भारत लाए गए। ओह वाओ! तो इन नंबर्स को याद रखने के लिए ना नोट्स में बड़ी मस्त ट्रिक्स है। पहली तस्वीर में एक शेर है और एक तेंदुआ लैपटॉप पर बैठकर कोडिंग कर रहा है, जिसमें लिखा है प्रिंट न्यू कैपिटल। हाँ, वो कोडिंग वाला तेंदुआ बड़ा फनी है ना? तो ट्रिक नंबर 1 ये है कि शेरों ने लगातार 8, 9, 1 की सीरीज बना दी है, बैकवर्ड काउंटिंग जैसे 8, 9, 1। और ट्रिक नंबर 2 है कि तेंदुआ अब आईटी शहर बेंगलुरु में कोडिंग करेगा, क्योंकि बेंगलुरु ने मुंबई को पीछे छोड़कर तेंदुआ राजधानी का टाइटल ले लिया है। सही पकड़ा आपने। और तीसरी ट्रिक बोत्सवाना वाले चीतों के लिए है कि उन्हें बोट यानी बोत्सवाना में बिठाकर लाए गए। बोट से बोत्सवाना, क्या बात है। अब चलिए स्लाइड 3 पर चलते हैं। टॉपिक 9, नई प्रजातियों की खोज। इसका वन लाइनर कॉन्सेप्ट सुनिए दोस्तों। नई खोज का आलम यह है कि गोवा के बीच पर नंगे केकड़े से लेकर जुरासिक काल के पक्षियों तक सब अपने नए रूप में सामने आ रहे हैं। का नाम रखा गया है छापारास नानकेंग। वेस्ट बंगाल में एक ज्वारीय मछली यानी टाइडल फिश मिली है, ब्यूटिंग्स बारगाभी में। अरुणाचल प्रदेश में एक तितली खोजी गई है, एस्ट्रोबिलिंथिस या यूथालिया मालकाना। और कर्नाटक में एक दुर्लभ रंग का सैंडलवुड लेपर्ड मिला है। साथ ही चाइना में बामिनोर्निस जिंघासिस नाम का एक जुरासिक काल का पक्षी जीवाश्म मिला है। अरे बाप रे, इतने भारी नाम! और यहाँ तस्वीर में एक सुनहरा केकड़ा है और एक सुनहरे रंग का तेंदुआ जैसा जानवर है। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि ये छापारास नानकिन की कैसा नाम हुआ? नामकरण की आखिर क्या प्रोसेस होती है? नामकरण तो देखिए लोकल भाषा या डिस्कवरर पर डिपेंड करता है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट से आप बस ट्रिक पर ध्यान दीजिए। हाँ, ट्रिक काफी आसान है। ट्रिक 1 कहती है कि गोवा के बीच पर नंगा केकड़ा घूम रहा था, जिससे नंगा की याद रहेगा। और ट्रिक 2 है कि चंदन यानी सैंडलवुड का रंग कैसा है ये कर्नाटका को पता है। पर अब ये जुरासिक काल की जीवाश्म वाला कॉन्सेप्ट, ये इन्वायरमेंट के नोट्स में क्यों है? ये बहुत जरूरी मुद्दा है। जुरासिक काल के जीवाश्म जैसे ये बमानियोर्निस जिंगासिस हमें एवोल्यूशन को समझने में मदद करते हैं कि कैसे कल के डायनासोर आज के बर्ड्स में इवॉल्व हुए। वर्तमान इकोसिस्टम को समझने के लिए उसकी हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है। सही बात है। अब स्लाइड 4 देखते हैं। टॉपिक 10, भारत के प्रमुख प्रथम राज्य। भाग 1 वन लाइनर है कि भारत के राज्य फर्स्ट आने की रेस में है। असम बांस यानी बैम्बू से तेल निकाल रहा है और हिमाचल भांग से सोना बना रहा है। ये इनोवेशंस बहुत इंटरेस्टिंग हैं। पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी असम के नुमालगढ़ में लगी है। उत्तराखंड ने दिसंबर 2025 से बाहरी वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने का फैसला किया है। और सबसे बड़ा स्टेप हिमाचल प्रदेश में ग्रीन टू गोल्ड पहल शुरू हुई है, जिसमें औद्योगिक भांग यानी हेम्प की खेती होगी। इसकी ट्रिक ये है दोस्तों कि तस्वीर में बांस का पौधा एक बायो रिफाइनरी से जुड़ा है और ट्रिक कहती है कि असम के नाली से मतलब नुमालीगढ़ वहां बांस की रिफाइनरी लगी है। पर मैं यहाँ थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगी। हिमाचल में भांग की खेती, भांग तो नशीली होती है ना? आई नो, सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, पर हमें औद्योगिक भांग और नशीली भांग के बीच का फर्क समझना होगा। अच्छा, फर्क है दोनों में? जमीन आसमान का फर्क है। औद्योगिक भांग में नशा बिल्कुल ना के बराबर होता है। इसका इस्तेमाल फाइबर, कपड़े और बायोफ्यूल बनाने में होता है। ये पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें पानी कम लगता है और आर्थिक रूप से ये किसानों के लिए सच में एक सोना है। इसीलिए इस पहल को ग्रीन टू गोल्ड कहा गया है। ओह, तब तो ये सच में गोल्ड है। चलिए अब स्लाइड 5 पर, जो इसी टॉपिक 10 का अगला हिस्सा है, प्रमुख प्रथम वन एवं जल। इसका वन लाइनर कॉन्सेप्ट है कि मछली पालन से लेकर जंगल की स्पेसिफिक पढ़ाई और पत्थरों पर की गई प्राचीन कला तक भारत अपने जल और वन को नया आकार दे रहा है। इसमें 3 बड़े डेवलपमेंट्स हैं। तेलंगाना में सबसे बड़ा एकीकृत रेनबो ट्राउट फार्म खुला है। दूसरा, गोरखपुर यूपी में भारत का पहला वन विश्वविद्यालय यानी फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी बन रहा है। और तीसरा, लद्दाख में
भारत का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क बन रहा है। इस स्लाइड पर तस्वीर है जिसमें पत्थर पर उकेरी गई प्राचीन कला यानी पेट्रोग्लिफ्स और एक यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग दिखाई गई है। चिट बड़ी मस्त है दोस्तों कि बाबा गोरखनाथ की नगरी गोरखपुर में अब वन की पढ़ाई होगी। लेकिन मैं एक बात बताऊं, जब मैंने पेट्रोग्लिफ देखा ना तो मुझे लगा ये तो प्राचीन जमाने का इंस्टाग्राम था। पत्थरों पर फोटो पोस्ट कर दी। ये बिल्कुल सही एनालॉजी दिया आपने। लोग अपनी लाइफस्टाइल ही तो उकेरते थे उस पर। और दूसरी बात जो आपने गोरखपुर वाली बताई, वो फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी का विचार अपने आप में क्रांतिकारी है। वो कैसे? क्योंकि देखिए, अभी तक हम एग्रीकल्चर पर तो फोकस करते थे और फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी नहीं थी। भारतीय वनों को स्पेशलाइज तरीके से मैनेज करना आज के क्लाइमेट चेंज वाले दौर में बेहद जरूरी कदम है। सही बात है। अब स्लाइड 6 टॉपिक 11 समुद्री तट एवं ब्लू फ्लैग वन लाइनर कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनिए। हमारे समुद्र तट न सिर्फ ब्लू फ्लैग से चमक रहे हैं बल्कि प्रदूषण से लड़ने के लिए समुद्र प्रताप जैसे योद्धा भी उतर चुके हैं। ब्लू फ्लैग टैग मिलना बड़ी बात होती है। 2025 में ओडिशा के सोनापुर और पुरी तट को ये अंतर्राष्ट्रीय प्रमाण मिला है। केरला के कपड़ और चैलची बीच शामिल हुए हैं और महाराष्ट्र के 5 नए तट जैसे श्रीवर्धन, नागांव, परनाका, घुगाघार और लाडघर इस लिस्ट में आ गए हैं। वेट, महाराष्ट्र के 5 नए बीचेस एक साथ? हाँ, एक साथ। इसके अलावा तमिलनाडु का वीओ चिदम्बरनार पोर्ट पहला बंदरगाह बन गया है जो हरित हाइड्रोजन और एंटी ड्रोन सिस्टम से लैस है। और एक और बड़ा अचीवमेंट है भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोर्ट जिसका नाम है समुद्र प्रताप। तस्वीर में बीच पर एक ब्लू फ्लैग लगा है और एक हरा जहाज समुद्र प्रताप दिखाया गया है। ट्रिक्स नोट कीजिए दोस्तों। ट्रिक 1, सोना और पूरी दोनों उड़ीसा के बीच पर मिलेंगे। मैंने तो सोचा बीच पर सोने की थाली में पूरी मिल रही है। हाँ, तस्वर करना आसान हो जाता है ऐसी ट्रिक से। और ट्रिक 2 है कि समुद्र को बचाने महाराणा प्रताप निकल पड़े हैं, यानी समुद्र प्रताप जहाज। पर सीरियसली, ये ब्लू फ्लैग टैग मिलने का क्राइटेरिया क्या होता है? इतना महत्वपूर्ण क्यों है ये? असल में ब्लू फ्लैग प्रमाण हासिल करना बहुत मुश्किल होता है। इसके पीछे लगभग 33 कठोर पर्यावरण नियम होते हैं। वाटर क्वालिटी एकदम टॉप नॉच होनी चाहिए, प्लास्टिक फ्री जोन होना चाहिए और वेस्ट मैनेजमेंट परफेक्ट होना जरूरी है। तब जाकर ये टैग मिलता है। अच्छा, मतलब ऐसे ही किसी बीच को नहीं मिल जाता। चलिए बढ़ते हैं स्लाइड 7 की ओर। टॉपिक 12 ज्वालामुखी एवं भौगोलिक घटनाक्रम। एकदम हॉट टॉपिक है ये। वन लाइनर ये है कि दुनिया भर के ज्वालामुखियों का गुस्सा और मौसम का तेवर, अंडमान के कीचड़ से लेकर इथियोपिया की राख तक सब एक साथ फट पड़े हैं। ये साल अर्थ साइंसेस के लिए काफी एक्टिव रहा है। अंडमान के बारातांग द्वीप में लगभग 20 साल बाद मड ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। वहीं इथियोपिया में हेलीगोबी ज्वालामुखी हजारों साल बाद फटा है और कमाल की बात यह है कि उसकी राख भारत तक पहुंच गई। रशिया के कैमचाटका में क्रोशनी निको ज्वालामुखी फटा। फिलीपींस में टाइफून कालमाइगी, जिसे वहां तीनों कहते हैं, वो आया। और हमारे अंटार्कटिका मिशन का भी एक पॉइंट है इसमें, राइट? हाँ, जो हमारा अंटार्कटिक स्टेशन मैत्री है ना, उसको अपग्रेड करके 2032 तक मैत्री 2 बनाने का ऐलान हुआ है। ओ नाइस। तो तस्वीर में दोस्तों एक फ्यूचरिस्टिक अंटार्कटिक स्टेशन के बगल में फटा हुआ ज्वालामुखी दिखाया गया है। ट्रिक 1 बड़ी अनोखी है। अंडमान में कीचड़ की बारात यानी बारातांग 20 साल बाद आई है। और ट्रिक 2 है कि राख इतनी उड़ी कि हेलीकॉप्टर यानी हेलीगोबी लाना पड़ा। लेकिन मैं सच में आश्चर्य में हूँ, इथियोपिया जो अफ्रीका में है, वहां की राख उड़कर भारत तक कैसे पहुंच सकती है? ये सुनने में अजीब लगता है, पर इसके पीछे ग्लोबल विंड करंट्स और जेट स्ट्रीम्स की बेहद इंटरेस्टिंग साइंटिफिक प्रोसेस होती है। जेट स्ट्रीम्स? हाँ, जब कोई बड़ा ज्वालामुखी फटता है ना, तो उसकी राख एटमॉस्फेयर में बहुत ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर तक चली जाती है। वहां तेज हवाएं चलती हैं जिन्हें जेट स्ट्रीम्स कहते हैं। वो उस माइक्रो पार्टिकल राख को हजारों किलोमीटर दूर भारत तक बहा लाती हैं। वाह, नेचर का नेटवर्क तो सबसे स्ट्रॉन्ग है। अब आते हैं स्लाइड 8 पर। टॉपिक 13 पशु पक्षी संरक्षण व नई पहल। इसका वन लाइनर कॉन्सेप्ट है कि जानवरों के संरक्षण में अब अंबानी जी के वन से लेकर 100 साल की हथनी वत्सला तक के किस्से इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए हैं। इस फील्ड में इस बार काफी नए कीर्तिमान बने हैं। जैसे गुजरात के जामनगर में वनतारा नामक एक विशाल पशु संरक्षण केंद्र खोला गया है, जो अनंत अंबानी का प्रोजेक्ट है। दूसरी खबर थोड़ी भावुक है। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में एशिया की सबसे उम्रदराज हथनी
वत्सला का निधन हो गया, जिसकी उम्र 100 साल से ज्यादा थी। 100 साल से ज्यादा? ओ वाओ। और साथ ही तमिलनाडु के अनामलाई टाइगर रिजर्व में एक हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र खुला है। तस्वीर में एक घने हरे जंगल में एक विशाल हाथी खड़ा है। ट्रिक सुन लीजिए स्टूडेंट्स। ट्रिक 1, रिलायंस वालों का अपना वन बन गया जिससे वनतरा याद रहेगा। और ट्रिक 2, 100 साल की वत्सला इतिहास के पन्नों यानी पन्ना रिजर्व में दर्ज हो गई। वैसे कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट्स की बात छेड़ते हैं थोड़ा। पहले तो सिर्फ सरकार देखती थी ये सब, अब वनतरा जैसे प्रोजेक्ट से कॉर्पोरेट्स आ रहे हैं। ये कैसा शिफ्ट है? देखिए, आधुनिक कंजर्वेशन बहुत एक्सपेंसिव हो गया है। जानवरों के लिए एमआरआई मशीन्स, टॉप टियर वेटरनरी केयर, ये सब चाहिए होता है। इसलिए प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप्स, यानी जब कॉर्पोरेट्स अपनी सीएसआर फंडिंग और एक्सपर्टीज वाइल्ड लाइफ में लगाते हैं, तो ये आगे चलकर संरक्षण का एक बहुत बड़ा और जरूरी हिस्सा बनने वाला है। ये तो सच में बहुत पॉजिटिव अप्रोच है। अब स्लाइड 9 पर आते हैं। टॉपिक 13 का ही कंटिन्यूड पार्ट है, पक्षी और तितली संरक्षण। वन लाइनर कॉन्सेप्ट है कि तितलियों के लिए पहला आश्रय केरला में खुला, वही गिद्धों की गिरती आबादी पूरे इकोसिस्टम के लिए एक खतरे की घंटी बजा रही है। भारत का पहला तितली अभयारण्य केरल के अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में खुला है। एक और अचीवमेंट यह है कि गोवा ने अपना बर्ड एटलस जारी किया है, और ऐसा करने वाला वो केरला के बाद दूसरा राज्य बन गया है। लेकिन इस स्लाइड पर जो सबसे सीरियस रिपोर्ट है वो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी WII की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि भारतीय गिद्ध यानी वल्चर्स अपने घोंसले वाले स्थानों से 72% विलुप्त हो गए हैं। वेट 72%? ये तो एकदम से अलार्म बजने जैसी बात है। इस स्लाइड की तस्वीर में एक रंगीन तितली है और एक घोंसले के पास बैठा एक उदास गिद्ध है, और नोट बॉक्स में लिखा है कि WI रिपोर्ट का 72% का आंकड़ा परीक्षा के लिए VVI यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पर एक आम इंसान सोचेगा गिद्ध देखने में वैसे भी इतने अजीब लगते हैं, अगर कम हो गए तो क्या फर्क पड़ेगा? अरे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। गिद्ध भले ही खूबसूरत ना हो, पर वो नेचर के सबसे अच्छे स्कैवेंजर्स हैं। मतलब सफाई कर्मचारी? एग्जैक्टली। जब भी जंगल में कोई जानवर मरता है, गिद्ध उसे खाकर खत्म कर देते हैं। उनके पेट का एसिड इतना स्ट्रांग होता है कि वो रेबीज जैसी बीमारियों के बैक्टीरिया को खत्म कर सकता है। अगर गिद्ध नहीं रहेंगे तो हमारी फूड चेन और बीमारियों को रोकने का पूरा नेचुरल मैकेनिज्म पूरी तरह तबाह हो सकता है। इनका होना हमारी हेल्थ के लिए जरूरी है। ओ बाप रे, ये 72% आंकड़ा तो वाकई डराने वाला है। हम सबको इस पर ध्यान देना चाहिए। चलिए अब थोड़ा सा एनवायरनमेंट से जुड़कर कल्चर की तरफ चलते हैं। स्लाइड 10, टॉपिक 14, यूनेस्को एवं धरोहर स्थल। वन लाइनर है कि कबाब की खुशबू से लेकर कंचनजुंगा की बर्फीली चोटियों तक भारत की धरोहर यूनेस्को के आसमान में झलक रही हैं। इस बार यूनेस्को की लिस्ट बड़ी वाइब्रेंट है। यूपी के लखनऊ को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का दर्जा मिला है। सिक्किम के कंचनजंगा को भारत का पहला मिक्स्ड नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया गया है। हिमाचल प्रदेश का कोल्ड डेजर्ट अब देश का 13वां बायोस्फीयर रिजर्व बन गया है। अच्छा, और बायोडाइवर्सिटी डे का क्या है इसमें? हाँ, 2025 का बायोडाइवर्सिटी डे राजस्थान के उदयपुर में आयोजित होने वाला है। और साथ ही साउथ अफ्रीका से 8 ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदर कर्नाटका के बैनरघट्टा नेशनल पार्क में लाए गए हैं। इसकी तस्वीर दोस्तों बहुत मजेदार कंट्रास्ट देती है। एक तरफ बर्फीली चोटी और ठीक उसके सामने कबाब की थाली रखी हुई है। ट्रिक ये है कि लखनऊ के नवाब और वहाँ का खाना यानी कबाब और गैस्ट्रोनॉमी दोनों बहुत क्रिएटिव हैं। मैं तस्वीर देखकर सच में हंस रही थी। पर आसान भाषा में समझाइए ना, ये गैस्ट्रोनॉमी क्या होता है? गैस्ट्रोनॉमी का सीधा सा मतलब है भोजन और उसको बनाने की कला और कल्चर। लखनऊ का जो कुलिनरी इतिहास है वो इतना रिच है कि यूनेस्को ने उसे रिकॉग्नाइज किया है। और ये मिक्स्ड हेरिटेज साइट का क्या अर्थ होता है? हेरिटेज साइट्स या तो नेचुरल होती हैं या कल्चरल, पर कंचनजुंगा जैसी जगह पर प्राकृतिक सुंदरता तो है ही, वहाँ का स्थानीय सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व भी उतना ही गहरा है। जहाँ कल्चर और नेचर दोनों मिलते हैं उसे मिक्स्ड हेरिटेज कहते हैं। कंचनजुंगा भारत की पहली ऐसी साइट है। एकदम क्लियर हो गया। चलिए अब स्लाइड 11 देखते हैं। टॉपिक 15, राज्य आधारित महत्वपूर्ण तथ्य। वन लाइनर सुनिए। राज्यों के नए करंट अफेयर्स का डोज कुछ ऐसा है कि केरला में मिले स्टेट के छोटे बैक्टीरिया और छत्तीसगढ़ ने बनाए 36 नए जलाशय। देखिए, स्टेट्स हमेशा स्टेट एनिमल या बर्ड चुनते हैं, पर केरला देश का पहला राज्य बन गया है जिसने अपना राजकीय सूक्ष्म जीव यानी स्टेट माइक्रोब घोषित किया है,
जिसका नाम है बैसिलस सुब्टिलिस। इसके अलावा सिक्किम में खींचियोपल्ली वेटलैंड को वहां का पहला रामसर साइट बनाया गया है। तमिलनाडु में साकाराकोटाई और थिरथांगल नए पक्षी अभयारण्य बन गए हैं। छत्तीसगढ़ का कोपरा जलाशय और बिहार की गोगाबील झील भी इस साल चर्चा में है। तस्वीर में केरला के नक्शे पर माइक्रोस्कोप से देखे गए बैक्टीरिया दिखाए गए हैं। ट्रिक्स ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ट्रिक 1 करेले यानी केरला में छोटे छोटे बैक्टीरिया ढूंढ लिए गए। ट्रिक 2 छत्तीसगढ़ में 36 नए कोपरे बनाए गए। पर मैं आपसे पूछती हूँ, किसी बैक्टीरिया को स्टेट माइक्रोब बनाने की आखिर क्या जरूरत पड़ गई भाई? बैक्टीरिया से तो बीमारी फैलती है ना। यही तो ट्विस्ट है। हर बैक्टीरिया बुरा नहीं होता। ये जो बैसिलस सबटिलिस है ना, ये कृषि और बायो कंट्रोल में बहुत महत्वपूर्ण है। केरला में खेती और प्लांटेशंस बहुत होते हैं। ये बैक्टीरिया मिट्टी की क्वालिटी सुधारता है और केमिकल पेस्टिसाइड्स की जरूरत को कम करता है। इसीलिए इसको स्टेट सिंबल बनाना एक बहुत प्रोग्रेसिव सोच है। वाओ, स्टेट माइक्रोब। चलिए दोस्तों, इसके साथ हम आ गए हैं अपनी आखिरी स्लाइड 12 पर, मास्टर रिवीजन। इसका वन लाइनर कॉन्सेप्ट है कि एक छोटी सी टेबल और एग्जाम के सारे सवाल सीधे निशाने पर। इस मास्टर रिवीजन के साथ हमारी तैयारी पूरी हुई। इस टेबल को एक बार क्विकली रिकैप कर लेते हैं। जी, केरला से हमने देखा माइक्रोब्रायर, कप्पड़ और चालम जैसे ब्लू फ्लैग बीच और पहला तितली अभयारण्य। तमिलनाडु से हमें मिला हरित हाइड्रोजन पोर्ट, हॉर्नबिल केंद्र और साकाराकोटाई अभयारण्य। और हिमाचल प्रदेश ने दिया ग्रीन टू गोल्ड और 13वां बायोस्फीयर। वहीं कर्नाटका लाया सैंडलवुड, लियोपार्ड और कैपुचिन बंदर। सच में दोनों मिलकर देखें तो लगता है भारत हर दिशा में एनवायरनमेंट के नए रिकॉर्ड बना रहा है। बिल्कुल। और स्टूडेंट्स, इस स्लाइड पर तस्वीर है जिसमें एक सुनहरा टारगेट और उस पर तीर यानी डार्ट्स बने हैं। टेक्स्ट में लिखा है, स्टडी टेक परिवार के साथ आगामी यूपीएससी, बीपीएससी और एसएससी का हर सवाल होगा आसान। ऑल द बेस्ट टीचर्स। बिल्कुल, ऑल द बेस्ट। वैसे इस पूरे डॉक्यूमेंट को समाप्त करते हुए मेरे दिमाग में एक बड़ा इंटरेस्टिंग ख्याल आ रहा है। आज हमने देखा कि केरला ने एक बैक्टीरिया को अपना राजकीय प्रतीक चुना। सोचना यह है कि क्या आने वाले 10 सालों में हर राज्य अपने इकोसिस्टम की पहचान के लिए अपना एक स्टेट फंगी या स्टेट वायरस भी घोषित करेगा? पर्यावरण का आयाम इतना सूक्ष्म और गहरा होता जा रहा है, जो आगे की पढ़ाई के लिए बेहद दिलचस्प होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए स्टडी टेक को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। जय हिंद।